आइए अपनी इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज हम प्राचीन भारत पर हुए फ्रांसीसी और यूनानी आक्रमणों की गहराई में जाएंगे। ये कोई ऑर्डिनरी हिस्ट्री का लेक्चर नहीं होने वाला है। हम बिल्कुल डिटेल में समझेंगे कि आखिर कैसे इन विशाल सभ्यताओं के आपस में टकराने से भारतीय उपमहाद्वीप का नक्शा हमेशा के लिए बदल गया। अब सवाल ये उठता है कि इन प्राचीन विदेशी आक्रमणों ने इस पूरे उपमहाद्वीप को इतना ज्यादा प्रभावित कैसे किया। देखिए, हिस्ट्री की किताबों में ना अक्सर सिर्फ तारीखों और राजाओं की लंबी लंबी लिस्ट थमा दी जाती है। वो सब रटना थोड़ा बोरिंग हो जाता है ना। इसलिए इस विश्लेषण में हम सिर्फ क्या हुआ पर नहीं, बल्कि उन तथ्यों की मदद से ये जानेंगे कि कोई भी घटना क्यों और बिल्कुल कैसे हुई। तो चलिए जल्दी से एक नज़र डालते हैं कि हम किन टॉपिक्स पर बात करेंगे। पहला, फरासी कॉर्पोरेट साम्राज्य। दूसरा, सांस्कृतिक बदलाव और मुद्राएं। तीसरा, मगध और उसकी सैन्य ताकत। चौथा, सिकंदर और यूनानी तूफान। पांचवा, कड़ा प्रतिरोध और रणनीतिक गठबंधन। और आखिर में प्राचीन वैश्वीकरण की विरासत। ये स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क एग्जाम्स की तैयारी कर रहे सभी लोगों के लिए एकदम परफेक्ट टूल किट का काम करेगा। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, फरासी कॉर्पोरेट साम्राज्य। कहानी की शुरुआत होती है बिल्कुल पश्चिम से, यानी अकामेनिड या जिसे हकमानी साम्राज्य भी कहते हैं, उसके उदय से। अचेमेनिड एम्पायर को अगर हम आज के हिसाब से सोचें तो ये प्राचीन समय की किसी विशाल एग्रेसिवली एक्सपैंड होती मल्टीनेशनल कंपनी जैसा था। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास साइरस द्वितीय, जिन्हें हम कुरोश के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने इसकी नींव रखी थी। और बिल्कुल किसी मॉडर्न कॉर्पोरेट जायंट की तरह ये नए संसाधनों और कच्चे माल की तलाश में तेजी से फैलता जा रहा था। पर इसकी असली प्रशासनिक ताकत दिखी इनके बाद आने वाले दारियस प्रथम के समय, जिन्होंने इस पूरी मल्टीनेशनल मशीन को उसकी फुल कैपेसिटी पर दौड़ा दिया। और इस एक्सट्रैक्शन का स्केल देखिए, हम दंग रह जाएंगे। 9,300 किलोग्राम, यानी लगभग 10 टन सोना। बेहिस्तून अभिलेख साफ साफ बताता है कि डायरियस प्रथम के साम्राज्य का जो 20वां प्रांत था ना, यानी अपना भारतीय क्षेत्र, वहां से हर साल टैक्स के रूप में 360 टैलेंट स्वर्ण धूली सीधा फारस भेजी जाती थी। प्राचीन काल में एक टैलेंट मतलब लगभग 26 किलो। अब खुद सोचिए, इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ वेल्थ, ये किसी भी आक्रमणकारी की राला टपकाने के लिए काफी था। अब जाहिर सी बात है, इतनी विशाल संपदा को मैनेज करना कोई आसान काम तो था नहीं। इसके लिए एक टॉप क्लास एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए था। साइरस द्वितीय इसके संस्थापक थे और डेरियस प्रथम निकले एक बेहद कुशल प्रशासक। उन्होंने पता है क्या किया? अपने साम्राज्य के सारे डिटेल्स पत्थरों पर उकेरवा दिए। इनमें सबसे खास है बेहिश्तून अभिलेख, और ये इसलिए खास है क्योंकि इसी में उन 23 प्रांतों की सूची है जिसमें ये हाईली प्रॉफिटेबल 20वां भारतीय प्रांत शामिल था। अगर एग्जाम्स में डायरेक्ट सवाल आ जाए कि इन प्रोविंसेस का जिक्र कहाँ है, तो बेहिश्तून अभिलेख उसका एकदम सटीक जवाब है। अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, सांस्कृतिक बदलाव और मुद्राएं। देखिए, टैक्स और एडमिनिस्ट्रेशन के इस मैसिव चक्कर ने आगे चलकर एक ऐसी कल्चरल रेवोल्यूशन को जन्म दिया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। यह पूरा बदलाव बड़ा ही स्टेप बाय स्टेप तरीके से हुआ। शुरुआत में फारसी अधिकारी अपना सारा काम और हिसाब एरामाइक लिपि में करते थे, लेकिन पश्चिमोत्तर भारत के स्थानीय लोग तो प्राकृत बोलते थे। तो अब संवाद कैसे हो? यहाँ आती है तीसरी और सबसे दिलचस्प स्टेप। इन फारसी बाबुओं ने प्राकृत की ध्वनियों को लिखने के लिए अपने एरामाइक अक्षरों को थोड़ा ढालना शुरू कर दिया, और रिजल्ट खरोष्ठी लिपि का जन्म। ये लिपि दाएं से बाएं, यानी राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी। ये लोकलाइजेशन ऑफ कम्युनिकेशन का एक इतना बेहतरीन एग्जाम्पल है जो उस वक्त एम्पायर के टैक्स कलेक्टर्स के लिए बिल्कुल नेसेसिटी बन चुका था। खैर, कम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात चले और ट्रिक्स न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? एक कमाल का मेमोरी हैक देखते हैं। सोना डेयरी में मिला और चांदी सिग्नल पर। सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा, पर फारसी मुद्राओं को याद रखने के लिए ये बहुत जबरदस्त है। यहाँ सोना और डेयरी का कनेक्शन सीधा फारसी स्वर्ण मुद्रा डायरेक्ट से है, और चांदी को जोड़िए सिग्नल से, यानी रजत मुद्रा सिग्लोय। एग्जाम हॉल के उस प्रेशर वाले माहौल में ये छोटी सी ट्रिक बहुत काम आती है। पर एक सवाल जरूर उठता है कि अचानक इन स्टैंडर्डाइज्ड सिक्कों की जरूरत क्यों पड़ गई? सिंपल सी बात है, जब 10 टन सोना हर साल टैक्स में भेजना हो तो अनाज या गायों के बदले एक्सचेंज करना, यानी बाटर सिस्टम, वो तो बुरी तरह फेल हो जाएगा ना। अब जो उनकी फरासी स्वर्ण मुद्रा डायरेक्ट थी, वो रोजमर्रा के छोटे लेन देन के लिए बहुत ज्यादा महंगी थी।
इसीलिए चांदी की मुद्रा सिग्लोए ने मार्केट में धमाल मचा दिया और लोकल ट्रांजैक्शंस पर पूरी तरह कब्जा कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, मगध और उसकी सैन्य ताकत। अब थोड़ा उस जमाने की जियोपॉलिटिकल रियलिटी को समझते हैं जो इन विदेशी आक्रमणकारियों का इंतजार कर रही थी। यहाँ ना एक बहुत ही बड़ा राजनीतिक कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ अपना पश्चिमोत्तर भारत है, यानी नॉर्थ वेस्ट इंडिया, जो 28 अलग अलग स्वतंत्र राज्यों और गणराज्यों में पूरी तरह बटा हुआ था, फ्रैगमेंटेड। और ठीक इसके उलट दूसरी तरफ था एकदम यूनिफाइड और ताकतवर ईस्टर्न इंडिया का मगध। नंद वंश के अधीन ये एक हेवीली मिलिटराइज्ड स्टेट था। ये जो फर्क था ना, एक बटी हुई फ्रंटियर और एक मजबूत एकजुट हार्टलैंड के बीच का, इसी ने आगे चलकर इस पूरे उपमहाद्वीप का फ्यूचर तय किया। और मगध की इस मिलिट्री पावर का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या था? वॉर एलिफेंट्स, यानी युद्ध हाथी। सच कहूं तो ये मगध की सैन्य मशीनरी के प्राचीन हेवी टैंक्स थे। धनानंद के शासन में जो ये विशाल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स बनाया गया था, जिसमें लाखों पैदल सैनिक और हजारों घुड़सवार शामिल थे, इसने ऐसी ताकत पैदा कर दी थी कि किसी भी आक्रमणकारी की रूह कांप जाए। इन इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल नेम्स और समकालीन शासकों को याद रखने में अक्सर कंफ्यूजन होता है, पर इस ट्रिक से नहीं होगा। धनानंद आगे था और भद्र था। अब देखिए, यूनानी साहित्य में धनानंद को एग्रमीज या आगे कहा गया है और उनकी सेना के मुख्य कमांडर का नाम था भद्रशाला। तो हो गया ना भद्र। एग्जाम्स में जो लिस्ट मैचिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं, उनमें ये ट्रिक लगाइए और अपना कीमती समय बचा लीजिए। अब चलते हैं हमारे चौथे हिस्से पर, सिकंदर और यूनानी तूफान। क्योंकि पश्चिम की ओर से एक और बहुत बड़ा भयंकर तूफान भारत की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। साल था 326 ईसा पूर्व। सिकंदर यानी अलेक्जेंडर द ग्रेट का भारत पर आक्रमण शुरू हो जाता है। सिकंदर ने फारस के उस विशाल कॉर्पोरेट एम्पायर को तो धूल चटा दी थी, जिसकी हमने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की। लेकिन खंडित होने के बावजूद पश्चिमोत्तर भारत की धरती पर उसकी ये यात्रा आसान नहीं रहने वाली थी। हालात ऐसे बन गए कि 325 ईसा पूर्व में पटाला के पास से उसे वापसी शुरू करनी ही पड़ी और आखिरकार 323 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हो गई। आगे आते हैं हमारे पांचवें हिस्से पर, कड़ा प्रतिरोध और रणनीतिक गठबंधन। आखिर यहाँ ऐसा क्या हुआ कि सिकंदर को वापस लौटना पड़ा? उसे कैसा कड़ा और अनएक्सपेक्टेड जवाब मिला, ये जानना सच में दिलचस्प है। एक बहुत ही पावरफुल इंसिडेंट है अश्वाका गणराज्य की राजधानी मस्सागा का। जब यूनानी सेना ने वहां घेराबंदी की और सारे पुरुष योद्धा वीर गति को प्राप्त हो गए, तो वहां की महिलाओं ने क्या किया? उन्होंने हार मानने से साफ इनकार कर दिया और यूनानी सेना के खिलाफ खुद हथियार उठा लिए, एकदम कड़ी टक्कर दी। हालांकि इसका अंत बहुत ही दर्दनाक था, क्योंकि सिकंदर की सेना ने वहां एक बेहद क्रूर नरसंहार किया। पर प्राचीन भारतीय इतिहास में महिलाओं के सशस्त्र प्रतिरोध की ऐसी अनूठी घटना अपनी आज़ादी के लिए उनके उस अटूट जज्बे को दिखाती है। और ठीक यहीं पर हिस्ट्री का एक बहुत गहरा सवाल खड़ा होता है। क्या एक ऐसा आक्रमणकारी जो महिलाओं और बच्चों का इस क्रूरता से नरसंहार करता है, उसे ऑब्जेक्टिवली महान या द ग्रेट का टाइटल दिया जाना चाहिए? इस चर्चा में हम यहाँ किसी एक पक्ष की तरफ नहीं हैं, लेकिन सच तो यह है कि ऐतिहासिक महानता को हमेशा एकदम निष्पक्ष रूप से देखना चाहिए। जहां एक तरफ हमें अद्भुत सैन्य कौशल दिखता है, तो दूसरी तरफ ये थरली डॉक्यूमेंटेड अत्याचार और क्रूरता भी वही इतिहास का हिस्सा हैं। वैसे यूनानियों का सामना सिर्फ मस्सागा में ही इतना खतरनाक नहीं था, बल्कि आगे भी उन्हें कड़ी टक्कर मिली। फिर से एक मेमोरी ट्रिक लगाते हैं। पोरोस झेलम के बीच फंसा। बस इतना याद रखना है कि राजा पोरोस ने झेलम नदी के किनारे सिकंदर को कैसी भयंकर और फियर्स टक्कर दी थी। सिकंदर बहुत तेजी से समझ गया था कि दाई सिर्फ ताकत के दम पर इन इलाकों को लंबा कंट्रोल नहीं किया जा सकता, तो उसने अपना दिमाग लगाया। राजा पोरस के शौर्य को देखते हुए उसने एक रणनीतिक डिप्लोमेसी खेली और उनके साथ गठबंधन करके उन्हें एक स्ट्रेटेजिक बफर एलाई बना लिया। तो अब आते हैं इस चर्चा के छठवें और आखिरी हिस्से पर, प्राचीन वैश्वीकरण की विरासत। अब ये समझिए कि दुनिया की सबसे खौफनाक सेना जो सब कुछ जीतती आ रही थी, वो अचानक व्यास नदी पर आकर एकदम रुक क्यों गई? यूनानी सेना आखिर व्यास नदी से वापस लौट क्यों गई? इसके पीछे कुछ सॉलिड रीजंस थे।
पहला, ग्रीक सोल्जर्स इतनी लंबी यात्रा कर चुके थे कि फिजिकल फटीग यानी शारीरिक थकान उन पर हावी थी। लेकिन सबसे बड़ा रीजन कुछ और था, मगध के हजारों युद्ध हाथियों का खौफ। सोचिए, राजा पोरस के पास तो बस कुछ 100 हाथी थे जिन्होंने ऐसी दहशत फैला दी थी। अब आगे धनानंद के उन प्राचीन हेवी टैंक से टकराने का सोचकर ही यूनानी सैनिकों का मनोबल टूट चुका था। उन्होंने सीधे बगावत कर दी, म्यूटनी हो गई और सिकंदर को वापस लौटने पर मजबूर होना ही पड़ा। पर वापस लौटते हुए भी यूनानी अपने पीछे एक बहुत ही लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ गए। इसे एक और ट्रिक से इजीली समझते हैं। घोड़े का नाम ब्यूसेफला और उल्लू जैसे सिक्के। सिकंदर ने अपनी जीत की याद में निकया और अपने सबसे प्यारे घोड़े के नाम पर ब्यूसेफला नामक नगर बसाए थे। और पता है, भारत में लोकल संस्कृति के साथ मिलकर यूनानी देवी अथीना के प्रतीक वाले उल्लू शैली के सिक्के भी ढाले गए, जिन्हें उल्लूक कहा जाता था। ये सब प्रूफ हैं कि युद्ध के उस माहौल के बाद भी लोकल और विदेशी संस्कृतियां आपस में काफी हद तक मिक्स हो गई थी। तो एंड में इस सबका क्या मतलब निकलता है? अगर इन हिंसात्मक आक्रमणों ने ही प्राचीन वैश्वीकरण यानी पहले ग्लोबलाइजेशन की नींव रखी, सदियों के ट्रेड और कल्चर एक्सचेंज को पॉसिबल बनाया, तो आने वाली जनरेशन्स को इस प्राचीन ग्लोबलाइजेशन की इस भारी कीमत को कैसे आंकना चाहिए? ये पूरा विश्लेषण हमें ये सिखाता है कि इतिहास के इन पन्नों को कभी भी अलग-थलग करके नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि इन्हें एक कंटिन्यूअसली टकराती हुई, जुड़ती हुई दुनिया के हिस्से के रूप में देखना चाहिए। यहाँ जिन तथ्यों पर हमने चर्चा की है, वो ना सिर्फ परीक्षा में मदद करेंगे, बल्कि इतिहास के नजरिए को भी बदलेंगे। तो इस सोच के साथ आइए अपनी इस चर्चा को विराम देते हैं। सोचने वाली बात तो यही है कि क्या हमेशा नए रास्ते बनने के लिए पुरानी दुश्मनी जरूरी है?